गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना चैप्टर करने जा रहे हैं। इसको फर्स्ट लेक्चर समझिएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, क्योंकि कुछ बच्चों को पूरा चैप्टर समझने में, जितना अभी तक पढ़ाया गया उसको समझने में दिक्कत हो रही है। तो मैं एक पूरा कंपाइल बना दे रही हूँ कि किस तरीके से ये है, ठीक है। ये चैप्टर किसके बारे में है, किस हिसाब से आपको समझना चाहिए इसको, ठीक है। क्योंकि पहला वीडियो आपको उस बेसिस पर मिला था, डायरेक्ट आपको मिला था लाइक फीचर्स को लेकर के, उसके टर्मिनोलॉजी को लेकर के, ठीक है। तो हो सकता है इस वजह से किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो और जब भी आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपके साथ प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इस वाला ये वाला जो लेक्चर है, इसको चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेके समझना, और अभी तक आपने जितना पढ़ा उसको 2 मिनट के लिए रख दो किनारे, ठीक है। इस वाले वीडियो को देख लो, उसके बाद बाकी सबको रिपीट में देख लेना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इवोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको 1 हफ्ते अभी मिल रहे हैं, उस 1 हफ्ते में आराम से ये पूरा इनहेरिटेंस वाला टॉपिक जितना हमने करा दिया है इतना देख लेना कि इसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये पूरा चैप्टर है किसके बारे में, पहले हम देखते हैं। ध्यान से देखो क्या बना रहे हैं। ओके, अब तो मुझे बताओ, इसमें सपोज ये मेल है, ये फीमेल है, इनको देख के तुम क्या समझ रहे हो? ये मेल और फीमेल, इनको क्रॉसिंग की गई, तो ये जो इनके चाइल्ड हैं, मुझे बताओ क्या ये इनके जैसे लग रहे हैं? है ना, इनके जैसे, पेरेंट्स के जैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके कैरेक्टर्स ही इसमें आए हैं, कह सकते हो, यस, ठीक है। अरे डबल एस, समझ गए। और अगर इसको समझने में दिक्कत है तो यहाँ अपने फादर की फ़ोटो लगाइए, एक जगह अपनी मदर की फ़ोटो लगाइए, और अपने आप को देखिए कि आप में क्या क्या फीचर्स हैं जो उनके आए हुए हैं। जो आए हैं उन्हें बोलिए यस, हम बिल्कुल अपने फादर मदर जैसे दिखते हैं, ओके। लेकिन हम अब देखो, बताओ ये दोनों क्या एग्जैक्ट कॉपी है? एग्जैक्ट कॉपीज हैं क्या? नहीं ना। हाँ, फादर मदर जैसे दिख जरूर रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। जैसे एक चेंजेस मैंने यहाँ बनाया, एक चेंजेस मैंने यहाँ बनाया, समझ गए? ये इनके पेरेंट्स में नहीं है, ठीक है। ये कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। और ऐसा भी होता है, देखो एग्जैक्ट ना होने का 2 रीज़न है। 2 रीज़न इन सेंस कि 2 तरीके से वेरिएशन आता है, ठीक है। देखो अब जहाँ पर ये कैरेक्टर्स आपको मैचिंग मिल रहा है ना, ये कैरेक्टर्स आपको मैचिंग मिल रहा है, इट मीन्स कि कैरेक्टर्स सेम पास ऑन हुए हैं, कैरेक्टर्स पास ऑन हुआ है, ऐसे है ना, ठीक है। देखो ये आज आप समझ पा रहे हो कि अच्छा ये मैच हो रहा है, वो नहीं मैच हो रहा है। एक टाइम था जब ये समझने की कोशिश की गई कि हमेशा ऐसा देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चे उनके जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट उनके जैसे दिखाई देते हैं। तो सवाल ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि इस तरह का ट्रांसफ़र देखने को मिल रहा है। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में ये सेम कनेक्शन क्यों दिखता है, सेम एक दूसरे के जैसे वो क्यों दिखते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब के जवाब के लिए आपके मेंडल साहब, इसका नाम फुल फॉर्म है ये ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, तो उसको आप रहने दो, आप एक्सेप्ट करो कि मेंडल साहब ने इस पूरे रिडल को सॉल्व करने की कोशिश करी कि सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब बात समझ गए कि स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि चीज़ें एक जैसी बच्चों में आ कैसे रही हैं, ठीक है। बहुत सारी हमेशा ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि हमेशा जो भी पेरेंट हैं उनके बच्चे उनके जैसे दिखते हैं। थोड़ी बहुत अंदर की बात अलग है, थोड़ी बहुत अंतर तो आते ही है। चलो, तो जो चीज़ें आपको हूबहू अभी इन्होंने देखो, अब इन्होंने क्या किया, इसकी स्टोरी आपको पता है कि ये काम किसने शुरू किया, मेंडल साहब ने स्टार्ट किया। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने मटर के दाने लिए, सॉरी
मटर का प्लांट लिया, ठीक है। सिलेक्शन क्यों किया ये भी पता है, उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स थे, बहुत सारी स्टडीज़ करी, ठीक है। तो ये पूरा जो आप इतना आपने इनहेरिटेंस वाला पार्ट पढ़ा वो पूरा एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, ठीक है। इन्होंने कर लिया है, आपको समझना है कि अच्छा ठीक है, जब तक ये चीज आपके पास ये ऑप्शन नहीं है ना, अब आपको पता है कि अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो उनकी थ्योरीज के बाद आपको ये बात पता चलती जा रही है ना। जो कैरेक्टर्स अब हमें देखना होगा ना कि सेम चीजें क्यों आ रही है इसमें, ऐसा क्यों हुआ कि इसके पास 2 हाथ है, इसके पास भी 2 हाथ है, और दिन डिटो एक ही जैसे दिख रहे हैं, सब पे सब एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे अभी हमें कलर्स नहीं दिखा सकती है ना, ऐसा कलर कुछ उसका कलर, तो सब भी इसमें सेम आ रहा है ना, तो सेम आ रहा है। तो जो जब सीधे कैरेक्टर पास ऑन हो जा रहा है तो उसको हम कहते हैं, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है। और इन्हीं पेरेंट्स और इन्हीं बच्चों के बीच में, है ना, इन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, उसको हम कहते हैं वेरिएशंस, ठीक है। बेटा वेरिएशंस स्पीशीज के अंदर भी मिलता है और इंडिविजुअल के अंदर भी मिलता है, ठीक है। जैसे स्पीशीज बोले तो हम लोग हैं होमोसेपियन, इस पूरी स्पीशीज के अंदर भी तुमको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे देखते होगे कुछ लोग बहुत डार्क होते हैं, है ना, कुछ लोग वीटिश कलर के होते हैं, कुछ लोग एकदम वाइट होते हैं, पता होगा ना, जो ब्रिटेन के लोग हैं वो ऐसे वाइट दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, आपको एक ही स्पीशीज के अंदर भी तो इतने डिफरेंसेस मिल रहे हैं। ये सब भी किसकी वजह से हो रहा है, ये सब भी जीन्स की वजह से है, ये सब भी जीन्स की वजह से है, जिसे मेंडल साहब ने फैक्टर्स कहा था। डन, ठीक है, समझ गए ना। और इंडिविजुअल के अंदर भी आ सकता है, इंडिविजुअल के अंदर भी कैसे आता है, जब मैंने कल बताया था, म्यूटेशन हो सकती है, और क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। आगे आप बहुत बड़ी, जब आप 12th में जाओगे तो पढ़ोगे कि क्या बता रहे थे, क्रॉसिंग ओवर यहाँ लिख देते हैं, क्रॉसिंग ओवर यहाँ लिखना चाहते थे, ब्लेंडिंग हो सकती है, ठीक है। अभी सब सुन लो कि अच्छा ऐसा इसकी वजह से इंडिविजुअल में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। म्यूटेशन तो खैर कॉज हो सकता है, पूरी स्पीशीज को भी चेंज कर सकता है। देखो रीजंस मैंने आपको सारे दे दिए, और ये भी बता रही हूँ कि इंडिविजुअल में भी हो सकता है और पूरी स्पीशीज में भी वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे देखिए। अच्छा, इसमें 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक, जो चीज़ फादर से आपको डायरेक्ट नहीं मिली, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेरेंट्स से एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे, ठीक है ना, यानी पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहे, ये पॉसिबल है। लेकिन आप में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ गए जो आपके पेरेंट्स में भी नहीं है। ऐसा कभी देखना, कोई कैरेक्टर्स ऐसा देखना कि जो आपके पेरेंट्स में नहीं है लेकिन फिर भी आप में आ गया, ठीक है। तो देखो इसका क्या है ना, इसमें जो हेरिडिटी है या इसमें जो इनहेरिटेंस हुआ है, जो मैंने इनहेरिटेंस का पूरा प्रोसेस है, उसमें जो आपके ग्रैंड फादर होते हैं ना, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, समझ रहे हो, ठीक है। आप थोड़े बड़े हो जाओगे, 12th में आओगे तो समझ में आएगा कि कुछ परसेंट डिसाइडेड है, ठीक है। तो कुछ परसेंट आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी आ सकते हैं आप में। अच्छा, आपने देखा कि जब भी हम लोग जनरेशन की बात कर रहे थे तो जनरेशन 1 बोला, जनरेशन 2 बोला, इस वजह जनरेशन 3 बोलेंगे, बस इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। रुको बेटा, ब्लर आ रहा है, ठीक है। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, यानी कि अगर कोई भी हम कैरेक्टर लेके चले, कोई भी कैरेक्टर, तो वो 3 जनरेशन तक ही रह सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका क्वांटिटी इतना लो हो जाएगा कि वो आपको विजिबल नहीं हुआ ठीक से, ठीक है, उसे आप क्लियर कट बता नहीं सकते। अब जैसे मैं तुम्हें इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जिन लोगों ने मुझे देखा हुआ है, ठीक है, वही लोग इसको समझ पाएंगे, क्योंकि अगर कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको सबसे बोल पाऊंगी, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, अगर मेरा लाइव एग्जाम्पल लो तो मैं आपको बता दूँ कि एज अ प्रोजेनी मेरी हाइट शॉर्ट है, ठीक है। आपके उसकी लैंग्वेज में हमसे डॉर्फ कह लो, बट एक्चुअली ये डॉर्फ नहीं कहलाते, ठीक है। सुनो, तो शॉर्ट है, चलो आगे चले। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट ऐसी नहीं है, उनका हाइट जो है वो शॉर्ट नहीं है, वो टॉल है, ठीक है। तो मेरे में फिर ये शॉर्ट वाला जीन कहाँ से आ गया? लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी, वो भी कौन? पैटर्नल, मेरी दादी माँ, वो शॉर्ट थी। तो देख पा रहे हो, उनका जो जीन का एक्सप्रेशन था ना, वो मुझे देखो मेरे में देखने को मिला है। समझ में आएगी बात? देखो, जो चीज़ आपके पेरेंट्स में नहीं है वो भी आप में आ सकती है। वो कहाँ से आती है? ग्रीन पेरेंट्स आती है, ठीक है।
ये भी पॉसिबल है। समझ गए ना? चलो, ये 2 तरीके के वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। एक डायरेक्ट जो आपके पेरेंट्स से लगे कि नहीं ये तो हल्का सा चेंज हुआ है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है वो चेंजेस आपको पिछले जनरेशन से भी मिले होते हैं, ये भी एक वेरिएशन कॉज करता है। ठीक है, वो जीन्स भी आप में एक्सप्रेस होकर के कॉज करते हैं। ठीक है, आगे चले तो यहाँ पर आपको हेरिडिटी समझ में आ गई, वेरिएशन समझ में आ गया। ठीक है, अब आज क्या करेंगे और कुछ और वो ले लेते हैं टॉपिक्स। एक बच्चे ने क्रॉस पूछा था, मुझे लगा उसे बता ही देना चाहिए, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पे भी हम क्रॉस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब होता है मीटिंग, मीटिंग कराना। ठीक है, मीटिंग कराना किसकी? देखो, यूजुअली क्रॉस का मतलब मीटिंग, ठीक है, लेकिन हम इस क्रॉस का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसमें हमेशा क्या करते हैं, हम ये सोच के चलते हैं कि हम मीटिंग कराएंगे किसकी? मीटिंग ऑफ पेरेंट्स टू फॉर्म प्रोजेनी। हम इस सेंस में पढ़ते हैं, है ना। क्रॉसिंग मतलब होता है मीटिंग करना। क्रॉसिंग ओवर इज डिफरेंट एंड दिस क्रॉस इज डिफरेंट, अंडरस्टूड। मीटिंग ऑफ पेरेंट टू फॉर्म प्रोजेनी, तो इसे कहते हैं क्रॉस करना। ठीक है, इसी क्रॉस में आपने 2 क्रॉसेस पढ़ लिए आज, मतलब कि लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एक हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक आपने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि ये ऐसा क्रॉस था, हाइब्रिड बनाएगा ना, ये एक ऐसा क्रॉस आपने देखा जिसमें आपने एक कैरेक्टर की स्टडी करी, 1 कैरेक्टर। आपने इसमें हाइट को कंसीडर करके पूरा रिप्रोडक्शन देखा कि किस तरीके से प्रोजेनी बन रही है। देखो, ऐसा नहीं था बेटा कि जब हम हाइट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं था उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे, उसमें पोजीशंस नहीं आ रही, सब आ रहा है, लेकिन हम किसकी स्टडी करेंगे? सिर्फ एक कैरेक्टर की। जैसे सपोज कभी आपके मार्क्स खराब हो जाते हैं तो क्या होता है, हाफ ईयरली, सपोज आपके सारी यूनिट में खराब हो गए, आपने बोला मैं अच्छा करूंगा, फिर क्या होता है, फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ जाता है, उसमें आप क्या करते हो, उसके आप सारे एग्जाम देते हो, लेकिन आपके फादर क्या देखते हैं, मैथ्स में मार्क्स कितने आए हैं, मैथ्स वाला मार्क्स बताओ। एक ही देख रहे हैं ना, लेकिन दिया आपने सारा है, लेकिन वो किसको कंसीडर करेंगे? सिर्फ एक, क्योंकि उसका वही चीज़ आपने पहले खराब कर दी थी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक का एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप ऐसा मत बोला कि अच्छा मैंने इसमें खराब क्या किया। ठीक है ना, मैं एक कैरेक्टर किस तरह स्टडी करते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे आप 2 कैरेक्टर की स्टडी कर लीजिए, सिंपल। और इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था राउंड एंड येलो, यानी राउंड मतलब शेप ऑफ सीड प्लस कलर ऑफ सीड, अंडरस्टूड। आगे चले बेटा, अब जो ये जितना इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मेंडल साहब ने, तो जो भी डेटा इनको कलेक्ट हुआ, जो भी नॉलेज कलेक्ट हुई, उन सब के बेसिस पर, उन सबको इलाबरेट करने के लिए, उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने उन्हीं सब डेटा में से निकल के आया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, थ्योरीज होती है ना, जैसे अपनी बातों को कहना, तो कुछ प्रिंसिपल्स निकल के आए। ठीक है, और आज हम लोग को यही पढ़ना है, प्रिंसिपल्स देखने हैं। देखो, पहला प्रिंसिपल है इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, समझ लो पहले, लिखने की लैंग्वेज तो मैं आपको वो नोट्स में भी दे दूंगी, आप उसमें भी कर लोगे। सॉरी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने कहा कि आउट ऑफ 2, देखो ध्यान से, कंट्रास्टिंग, अच्छा यहीं पे आईएनजी होना चाहिए था, आईएनजी, 2 कंट्रास्टिंग जीन्स, यहाँ पे लिख सकते हो विच इज कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर। ठीक है, देखो कह रहा है, इसे हम हाइब्रिड भी लिख सकते थे, है ना, हेट्रोजाइगस भी लिख सकते थे, 2 कंट्रास्टिंग, जैसा लिखा है वैसा बना दो। कह रहा है आउट ऑफ, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ, नॉक मत करो, जाओ। ठीक है, क्या बताया मैंने? हाँ, कह रहे हैं कि आउट ऑफ 2 कंट्रास्टिंग जीन्स, है ना, कंट्रास्टिंग बोल रहे हैं ना, अलग अलग, कंट्रास्ट मतलब जो डिफरेंट होते हैं। अच्छा बताओ, अभी आप इसमें क्या बना सकते हो, ये देखो, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं, है ना, हम बस यही तरीके हैं। यानी इसे हम होमोजाइगस दिखा सकते हैं, या तो हम इसे हेट्रोजाइगस दिखा सकते हैं, अंडरस्टूड। तो ये तो कह रहे हैं
आउट ऑफ कंट्रास्टिंग, यानी हमें इसको देखना है, ठीक है, कंट्रास्टिंग देखना है, जो कंट्रास्ट मतलब डिफरेंट है, ठीक है, जो हेट्रो है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब भी आप कंट्रास्टिंग जीन्स देखेंगे, ये है ना कंट्रास्टिंग, ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं, ठीक है। देखो कंप्लीट जीन, इन्हीं को हम एलील्स कह सकते हैं, एक्सप्रेस तो कर रहा है, ठीक है। एक टी को हम एलील कह सकते हैं, दूसरे टी को भी हम एलील कह सकते हैं, और साथ में एलील्स कह सकते हैं, अंडरस्टूड। देखो हेट्रोजाइगस इस वाले के इस डोमिनेंस में क्या कह रहा है कि अगर आप दो कंट्रास्टिंग जीन्स उठा लो तो हमेशा उसमें से जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो डोमिनेंट हो जाता है। वही सेम चीज जो आप पहले पढ़ चुके हो, सिर्फ वो लाइन में बता रहे हैं। और जो डोमिनेंट वाले एलील की वजह से जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी जो सप्रेस हो जाता है, उसको हम रिसेसिव कहते हैं। बात समझ में आ गई? इन्होंने ये चीज बोली, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, इसी के साथ इन्होंने एक चीज और बोली कि ये जो फैक्टर्स हैं, है ना, जिन्हें आप अभी जीन बोल रहे हो, ये जो जहां हमने जीन यूज किया, इट मीन्स की फैक्टर की बात हो रही है, उन्होंने कभी जीन यूज नहीं किया, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये जहां मैं जीन यूज कर रही हूँ, कहीं पर भी जीन आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप टू कंट्रास्टिंग, अभी आप देखो जब आप आंसर लिखोगे तो लिख सकते हो, बट यहाँ ब्रैकेट में फैक्टर्स लिख देना, क्योंकि मेंडल साहब ने कभी भी जीन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। वो बाद में एक साइंटिस्ट ने उसको ये टर्म दिया, ठीक है। तो पहले वो फैक्टर्स बोलते थे। तो उन्होंने एक चीज और बोली थी कि फैक्टर्स आर इन पेयर्स, फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर जीन है। तो आपको मैंने बताया ये आपका डीएनए, ठीक है, ये आपकी जीन। सपोज मैंने इतना, ये जीन है मेरा, तो भाई एक मेरा यहाँ पर एलील है, एक मेरा यहाँ पर एलील है, ठीक है। ये मेरे पास जीन के दो पार्ट है ना, एक फादर के साइड से आएगा, एक मदर के साइड से आएगा, सिंपल। तो पेयर्स में तो है ही, इनको ये बात पता थी कि पेयर्स में है, तो ये लो, ये मैंने पेयर्स में लिख दिया। अब कोई बच्चा कह रहा था ना मैम इसको 3 कर सकते हैं क्या? इसे नहीं कर सकते 3, क्योंकि पेयर्स में होता है। अब कहीं लिख लो कहीं पर कि ये पेयर्स में होता है। तो चलो अब हम सेकेंड लॉ देखते हैं, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ क्या, इसे हम प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल देख रहे हैं, क्योंकि लॉ के हिसाब से देखोगे तो नंबरिंग चेंज हो जाती है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है बेटा? देखो दो वर्ड होते हैं, एग्रीगेशन करना, एग्रीगेट करना या सेग्रीगेट करना। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, और सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग करना। तो कह रहा है कि ये कहता है कि कोई भी दो जीन है ना, यानी कि 2 फैक्टर्स या आउट ऑफ 2, इस आप ऐसे लिख सकते हो, 2 फैक्टर्स विच इज कंट्रोलिंग। कहानी बनाने के लिए कुछ भी, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ क्या कहना क्या चाहता है। 2 फैक्टर्स विच इज कंट्रोलिंग each character get separated during gamete formation। क्या कह रहा है? कोई भी 2 फैक्टर आप उठा लीजिए। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड यूज नहीं किया है, तो हम तीनों ले लेते हैं। ये में है मेरे पास, ठीक है। कह रहा है 2 फैक्टर्स विच इज कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर। हाँ ठीक है, तुम भाई कोई भी कैरेक्टर आप होल्ड करते हो, गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अगर सपोज ये पेरेंट्स है, मैं इसका गैमेट बना लूँ। कह रहे हैं कि अगर आप 2 फैक्टर लेते हैं तो उसमें जब भी आप गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आएगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये कहना चाहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर ये पेरेंट है तो ये रहा मेरा गैमेट फॉर्मेशन वाला टाइम, गैमेट बना रही हूँ। तो देखो मैंने इस टी का ये टी अलग हो गया और ये टी अलग हो गया, इसमें ये टी अलग हो गया, ये टी अलग हो गया। तो बात तो सही कह रहे थे कि गैमेट फॉर्मेशन के समय जो आपका जीन है, जो आपका फैक्टर है, वो अलग हो जाता है, वो अपने आप को अलग कर देता है, ठीक है ना। समझ गए? हैप्लॉइड बनाना है, अलग तो होगा ही, ठीक है ना। वही जो आप पहले से कर चुके हैं, बस उसी को देखो इम्प्लीकेशन करके किस तरह से दिखा रहे हैं। अब हमारे पास एक लास्ट लॉ बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखो
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, ये कहता है कि सेपरेट जीन्स फॉर सेपरेट traits are passed independently of one another। डरो मैं तभी समझा रही हूँ। of one another from parent to offspring। लिख दो पूरा offspring। देखो क्या कह रहे हैं, एकदम परेशान नहीं हो। मतलब कहने का मतलब वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर वन। ठीक है, एक कैरेक्टर दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल लें, देखो ध्यान से। अगर देखो हम यहाँ पे लेते हैं, अब बताएंगे नहीं कैरेक्टर क्या ले रहे हैं। देखो आई कलर हमने लिया, आई कलर है ब्लू। ठीक है, हेयर कलर ब्लैक। एक और आई कलर है ब्लैक। एक और हेयर कलर है, पेरेंट्स है ना, ऐसा हो सकता है ना। हेयर कलर है ब्लैक था ना, ब्राउन। देखो ध्यान से, और ये रहा प्रोजेनी जिसमें ये कैरेक्टर्स आने हैं। ठीक है, कहता है कि सेपरेट जीन्स फॉर सेपरेट ट्रेड्स। ये सेपरेट ट्रेड्स हैं, सब सेपरेट ट्रेड्स हैं। आर पास्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। समझने के लिए आपको समझाएं कि इस बच्चे में ये कॉम्बिनेशन जा सकता है। जैसे आई कलर ब्लू हो जाए। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, आई कलर के पास ऑप्शन क्या है, एक मदर के साइड सपोज ब्लू है, एक फादर के साइड से ब्लैक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ब्लू आइज के साथ ब्राउन हेयर्स चले जाएं। डन। और ऐसा हो सकता है कि ब्लू के साथ ब्लैक हेयर्स चले जाएं। समझ गए? ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक के साथ ब्लैक हेयर्स चले जाएं और इसी ब्लैक के साथ ब्राउन हेयर्स चले जाएं। बात समझ में? नहीं समझ में? देखो ऐसा हो सकता है इस बच्चे के साथ कि इसके कैरेक्टर, पहले बात तो हमने यहाँ पे देखो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। हमने दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, आई कलर, हेयर कलर। ठीक है, डाई हाइब्रिड। तो कह रहा है, ऐसा हम लोग ट्राई हाइब्रिड भी कह सकते हैं। समझ में? यानी कि जितनी कैरेक्टर की आप स्टडी करो उतना कैरेक्टर हो गया। एग्जाम्पल पहले समझो। कह रहा है कोई कैरेक्टर किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है। कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर, यानी कि कोई भी जीन एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मदर का देखो, ये पूरा मदर का है ना, अगर मदर का आई कलर ब्लू है और हेयर कलर ब्लैक है, तो अगर मदर की ब्लू वाली जीन जाएगी आई की, तो उसे मैंडेटरी नहीं है कि हेयर का ब्लैक कलर ही जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली जा सकती है, वो क्रॉस कर सकती है। ठीक है, देखो आई कलर अगर ब्लू है, ध्यान से देखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आई कलर ब्लू है तो मदर का ही हेयर कलर ब्लैक आए बच्चे में। मतलब कि ये दोनों पोर्शन यहाँ पे उठ के आ जाए कि अगर आपने एक बार मदर वाला टिक कर लिया है कि ठीक है ब्लू कलर जाएगा, तो दूसरी जीन जो आपके पास हेयर की है वो भी आपकी मदर वाली चली जाए। ऐसा जरूरी नहीं है। तो यानी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आई कलर ब्लू हो सकता है और हेयर्स, प्लस में लिख देती हूँ डायरेक्ट। देखो आई कलर ब्लू हो सकता, ब्लू की स्पेलिंग मेरी गलत लग रही है बेटा। हे भगवान, क्या हो गया? चलो जो भी हो, पता नहीं क्यों मुझे स्पेलिंग खराब लग रही है। कुछ चेंज कर लूँ क्या? रुको बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा करना। आज तक मैंने कुछ गलत बता दिया तुम लोग को। क्या ले? ब्लैक है ना, ब्राउन कर लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, ब्राउन कर लेते हैं। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने ब्लू कलर को उठा करके ब्राउन कलर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे लग रही स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक, चलो आगे देखो क्या बोला मैंने। अगर आपके पास ब्राउन, ठीक है, ब्राउन आई कलर है मदर के साइड से, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है
कि आपको हेयर्स भी ब्लैक मिले, ठीक है। तो ब्राउन के साथ हेयर आपका फादर के साइड का ब्राउन हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास ब्राउन आई कलर है, आंखों का कलर अगर ब्राउन है, तो मदर वाला ब्लैक कलर भी मिल सकता है आपको, जो कि हेयर्स के लिए था, ठीक है। फिर देखो मैं कुछ गलती ना करूँ, एक बार पहले साफ साफ देख लेते हैं, पहले क्रॉस कर लेते हैं फिर सीधा कर लेते हैं। देखो मैंने दोनों कॉम्बिनेशन बताए, ब्राउन एंड ब्लैक बता दिए, ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन एंड हेयर ब्राउन, ये दोनों हो गए। अच्छा अब इधर से चलते हैं, अब फादर के साइड से। अगर आई कलर, देखो अगर आई कलर ब्लैक लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हेयर ब्राउन नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ब्लैक कलर के साथ आपकी हेयर कलर ब्लैक भी हो सकता है, जो आप इधर देख रहे हो, ठीक है। एक सेकंड वेट, ओके चलो बात समझ में आई। कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक और ब्राउन ये भी चीज़ें आपको मिले, आई के कलर ब्लैक चला जाए और हेयर कलर ब्राउन चला जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पास ब्लू और ब्लैक भी चला जाए, इस तरह से चला जाए, आई कलर हेयर कलर, या दोनों आपस में क्रॉस कर सकते हैं, कुछ भी, यानी कि इंडिपेंडेंट हैं। इस पूरी स्टोरी को बताने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट हैं। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि मैंने इससे कुछ काम किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने स्टडी कर रखी है राउंड एंड येलो सीड्स की, है ना। राउंड का मतलब है शेप, येलो का मतलब है कलर, आपने ये पेरेंट्स लिया था, ठीक है। आगे देखो, जिसको आपने क्रॉस कराया था, राउंड की जगह रिंकल्ड और येलो की जगह ग्रीन, ऐसे पेरेंट्स के साथ कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3 एंड 4 सब है, वो कैरेक्टर्स है आपके पास। और आपने रिजल्ट में देखा, कल मैं आपको फिनोटाइप बता रही थी ना, आपने रिजल्ट में देखा कि आपको राउंड एंड येलो सीड्स भी मिले, पूरे पूरे, चलो ये लो राउंड एंड येलो, आपको ये वाले मिले, आपको ऐसे भी मिले जो पूरे पेरेंट्स जैसे थे, राउंड प्लस येलो, ऐसा मिला। अच्छा आपको ऐसा भी मिला जो रिंकल्ड प्लस ग्रीन थे, ऐसा भी मिला, जो हूबहू पेरेंट जैसे थे। अच्छा इसमें आपको चेंजेस भी मिले, ठीक है। आपको राउंड के साथ ग्रीन भी मिला और रिंकल्ड के साथ येलो भी मिला, ये वही 4 कैरेक्टर्स है जैसे यहाँ पे था, ठीक है। पेरेंट जैसा भी हो सकता है और वो पेरेंट्स के अलावा भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो इसी पूरे फिनोमेनन को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है बच्चा। चलो आज का वीडियो लॉन्ग नहीं बनाते हैं, सिर्फ यहीं तक सुनो, और नेक्स्ट टर्न से हम क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर किसी को लगा हो कि इस तरह से नहीं कराया गया, सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको मैं फिर से देखो समझा रही हूँ आपको एक जगह पे। देखो ये पेरेंट्स का था, XX फीमेल, XY मेल, आगे चले गैमेट बना लो, ये एक X, ये एक X, ये एक X, ये एक Y, ऐसे ही होता है, ठीक है। और मैंने आपको पुनेट स्क्वायर सिखाया है, तो इसका पुनेट स्क्वायर कर ले। मैंने कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि मैम ने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, पुनेट स्क्वायर तो नहीं किया, हम हर चीज़ का पुनेट कर सकते हैं, तो पुनेट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ रखते हैं X, एक साइड फीमेल रख दो, एक साइड मेल रख दो, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन आएगा बेटा, XX आएगा, इसका एक और करो XX आएगा, और यहाँ पे आएगा XY आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा XY आएगा। पूरे को अगर 100% में से देखो तो आपको दिख रहा है कि 50% चांसेस है फीमेल होने के और 50% चांसेस है मेल होने के, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन में किसका रोल है, इसमें रोल है फादर का। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, चाहे आप XX बना लो, चाहे आप YX बना लो, फीमेल के साइड से XX ही जा रहा है, फीमेल में डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। हेट्रोगैमेटी इसके पास है, इसके पास है, हेट्रोगैमेटी मतलब क्या, हेट्रोगैमेट है, समझ रहे, दोनों अलग अलग हैं, डन। XY डिफरेंट है, तो जहाँ पर भी Y चला जा रहा है बस वहीं से सेक्स डिटरमाइन हो जा रहा है। जैसे ही Y चला जाता है तो हम कह देते हैं अच्छा ये आपका मेल चाइल्ड है, ठीक है। यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बच्चे का जेंडर क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, उसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो होमोगैमेटिक है, उसके पास XX ही है देने के लिए, ठीक है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि मेल के साइड से क्या आ रहा है।
अगर मेल के साइड से एक्स आ जाएगा तो फीमेल हो जाएगी, अगर वाई आ जाएगा तो वो मेल हो जाएगा चाइल्ड। ओके, तो बहुत पहले भी ऐसा होता था जब साइंस वगैरह लोग नहीं समझ पाते थे तो फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते थे कि अरे क्या बेटा पैदा कर दिया तुमने और क्या बेटी पैदा कर दी तुमने। सपोज बेटी के लिए तो कुछ नहीं बोलते थे, बेटी के लिए बड़ा ताना मारते थे, ठीक है ना। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया है कि एक्चुअली जिसको नहीं ताना मारा गया एक्चुअली उसे कहना चाहिए, ठीक है। खैर ताना मारने वाली कोई बात नहीं, समझने वाली बात है, ठीक है। कि क्या होता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, जब भी सेक्स डिटरमाइन करने की बात आएगी ओके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? सिर्फ फादर के ऊपर होती है। फादर की वजह से सेक्स अलग अलग होते हैं, चाहे मेल और फीमेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और इतना कर लो, फिर जीमीट में देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बच गए हों तो आज कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।